इस कहानी की शुरुआत में हम 12 साल की एक लड़की बी को देखते हैं जिसकी मां की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जिससे बी बहुत दुखी होती है। वो अब अपनी नानी मार्गरेट के घर पर रहने के लिए न्यूयॉर्क आ गई थी। वो अपने डेड से हॉस्पिटल में मिलने जाती है क्योंकि उसके डेड की भी हार्ट सर्जरी होने वाली थी, लेकिन वो उसे मजाकिया अंदाज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बी खुश हो जाती है और अपने डेड से कुछ बातें करती है। बी जब रात को टीवी देख रही होती है तभी उसे किसी के वहां होने का एहसास होता है। बी उस रूम में जाती है जहां एक अलमारी में बी को उसके डेड का पुराना कैमरा मिलता है, लेकिन उस कैमरे में बैटरी नहीं थी, इसीलिए बी मार्केट जाकर कैमरे के लिए चार्जर लेकर लौट रही थी। तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो बी की बिल्डिंग में घुस गई थी। बी उसका पीछा करती है, लेकिन वो क्रिएचर बी से डरकर भागती है और बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले रूम में चली जाती है। लेकिन जब बी वहां पहुंचती है तो अंदर से एक आदमी की आवाज आती है जो बी को वहां से जाने के लिए कहता है। बी वहां से नहीं जाना चाहती थी, पर तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है जो बी को डांटकर अपने घर में जाने के लिए कहती है। बी अपने घर आ जाती है। अगले दिन बी अपने डेड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेंजामिन था। बेंजामिन का एक पैर और एक हाथ टूटने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बी बेंजामिन का टूटा पैर देखकर वहीं रुककर कुछ देर उससे बातें करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी। बेंजामिन बताता है कि मैं बहुत गिरता रहता हूँ, इस बार मैंने अपना पैर तुड़वाया और मेरा हाथ तो पहले से ही टूटा हुआ था। बेंजामिन के रूम का टीवी खराब हो गया था, इसीलिए बेंजामिन बोर हो रहा था, लेकिन फिर उसकी मॉम ने उसके लिए कुछ खिलौने भेज दिए थे। बी बेंजामिन को बाय कहकर अपने डेड के रूम में आ जाती है और उन्हें फ्लावर से देकर फिर से अपने घर आ जाती है। रात में भी कैमरे की रिकॉर्डिंग से चेक कर रही थी, तभी उसे फिर से आवाज आती है, इसीलिए अब भी अपने फ्लैट से बाहर आती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उस क्रिएचर के साथ बातें करता हुआ जा रहा था, इसीलिए अब भी उन लोगों का पीछा करने लगती है। बी देखती है कि वो आदमी छुपकर एक घर में घुसता है और वहाँ एक दूसरे क्रिएचर से मिलता है। वो आदमी दूसरे क्रिएचर को अपने साथ आने के लिए कहता है। बी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि दूसरा वाला क्रिएचर एक बहुत बड़े टेडी बियर जैसा दिख रहा था और अब वो दोनों उस घर से निकल रहे थे, लेकिन तभी उस आदमी की नजर बी के ऊपर पड़ जाती है, इसीलिए अब बी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बी के सामने वही क्रिएचर आ जाती है जिसे देखकर बी डर गई और बेहोश हो जाती है। बी को जब होश आता है तो अपनी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर थी। बी उठकर वहां पड़े सामान को देखती है, लेकिन तभी वहां बड़ा वाला क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम ब्लू था। वो बी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बी उससे डर रही होती है। थोड़ी देर बाद बी को उनसे डर लगना बंद हो जाता है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो सभी क्रिएचर अच्छे हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वहाँ वही छोटी क्रिएचर आती है, उसका नाम ब्लॉसम था। ब्लॉसम बी को बताती है कि वो सब इमरजेंसी क्रिएचर यानी इफ है। तभी एक रूम के अंदर से उन इफ के साथ वाला आदमी बाहर आता है, उसका नाम केल था, जो बी से कहता है कि तुम मुझे जानती हो क्योंकि तुमने मुझे पहले भी देखा है, लेकिन बी को कुछ याद नहीं था, इसीलिए अब केल बी को कुछ नहीं बताता। वो बात टाल देता है और फिर से अपने रूम में चला जाता है। ब्लू और ब्लॉसम बी को बताते हैं कि हम इफ से इंसानों के इमरजेंसी फ्रेंड्स होते हैं और हमारे भी इंसानी फ्रेंड्स थे, लेकिन वो बड़े हो गए हैं और अब हमें भूल चुके हैं। ब्लू बी से कहता है कि मेरा फ्रेंड जेरेमी था। बी ब्लू से कहती है कि क्या तुम जिस घर में गए थे वो जेरेमी का घर था? तो ब्लू कहता है कि नहीं, वो तो हम नए बच्चे के साथ प्लेसमेंट की कोशिश कर रहे थे। ब्लॉसम बताती है कि हमने एक मैच मेकिंग एजेंसी शुरू की है जिसमें हम रिटायर इफ्स के लिए नए बच्चे ढूंढते हैं। बी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे और भी हैं? ब्लॉसम कहती है कि हमारे जैसे और बहुत सारे हैं। ब्लू बताता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें इफ्स की जरूरत नहीं होती तो उन्हें हम दिखना बंद हो जाते हैं। ये बात बोलकर ब्लू रोने लग जाता है क्योंकि जेरेमी को भी ब्लू दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब केल वहाँ आता है और बी को डांट कर उसे अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन अब ब्लू केल से कहता है कि बी अभी बच्ची है, उसे डांटो मत। बी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी हॉस्पिटल में अपने डेड से मिलने के लिए जाती है जहाँ उसे ब्लू मिलता है क्योंकि ब्लू उसका पीछा करता हुआ वहाँ गया था और अब वो बी से छुप रहा था, लेकिन बी उसे ढूंढ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ब्लू कहता है कि मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन अभी ब्लू से कहती है कि यहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सकता है, लेकिन मुझे
मुझे ऐसे बातें करते हुए देखकर लोग मुझे पागल समझेंगे, इसीलिए अभी फिर से केएल के फ्लोर पर आ जाती है और अपने साथ ब्लू को भी लेकर आती है। वो केएल से पूछती है कि मुझे इफ से क्यों दिखते हैं, तो ब्लू भी से कहता है कि तुम चुने हुए लोगों में से एक हो, इसीलिए तुम्हें सभी इफ से दिखते हैं। ये सुनकर अभी के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन अभी सभी से कहती है कि मैं तुम सभी लोगों की किस तरह मदद कर सकती हूँ। बी की बात सुनकर केएल कहता है कि तुम इनकी मदद नहीं कर सकती हो, लेकिन अभी कहती है कि कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम इनकी मदद कर सके। तो ब्लॉसम बी से कहती है कि सभी बच्चे हमें भूल चुके हैं, इसीलिए अब हमें नए बच्चे चाहिए। अब भी केएल से कहती है कि अगर मैं तुम सभी की मदद करूं और तुम सबको बच्चों से मिला दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद बी को मेमोरी लेन के रिटायरमेंट कम्युनिटी की एक बुक मिलती है जिसके अंदर सभी रिटायर्ड इफ्स के बारे में लिखा हुआ था, इसीलिए बी उस बुक को खोलकर देखती है। लेकिन तभी केएल बी से वो बुक ले लेता है क्योंकि केएल बी से कोई काम नहीं करवाना चाहता था। लेकिन अब बी केएल से कहती है कि मैं सभी इफ्स से मिलना चाहती हूँ, लेकिन केएल बी को सभी इफ्स के ठिकाने पर लेकर जाने से मना कर देता है। बी केएल से कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ब्लू और ब्लॉसम भी केएल को मनाते हैं, इसीलिए अब केएल भी मान जाता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। केएल बी को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है जहाँ एक झूले के नीचे खुफिया गेट था जहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, इसीलिए बी और केएल नीचे चले जाते हैं जहाँ मेमोरी लेन रिटायरमेंट कम्युनिटी रहती थी। केएल वहाँ अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन बी अंदर जाना चाहती थी, इसीलिए अब केएल बी को लेकर अंदर चला जाता है। वहाँ अंदर बहुत सारे इफ्स थे जो रिटायर हो गए थे और अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ रहते थे। केएल एक इफ से लुइस इफ के बारे में पूछता है और अब केएल बी को लुइस के पास लेकर जाता है। लुइस उस रिटायरमेंट कम्युनिटी का लीडर था और एक बूढ़ा इफ था। लुइस के पास जाते हुए बी और केएल को बहुत सारे इफ्स मिलते हैं और फिर वो दोनों लुइस के पास पहुंच जाते हैं। लुइस बी से बहुत अच्छे से बात करता है और फिर केएल लुइस को बताता है कि बी इफ्स के प्लेसमेंट में मदद करने के लिए आई है। अब केएल बी से कहता है कि लुइस यहाँ का सबसे बड़ा मेंबर है और तुम्हें सब कुछ समझा सकता है, इसीलिए अब लुइस बी को केएल के बारे में बताता है। वो कहता है कि केएल पहले एक जोकर हुआ करता था और उसका काम सभी को हंसाने का था, लेकिन अब वो ये काम नहीं करता है। अब लुइस बी से कहता है कि ये इमेजिनेशन की दुनिया है, इसीलिए तुम इसे अपने मुताबिक बदल सकती हो। ये सुनकर भी केएल को परेशान करती है और अपने इमेजिनेशन से वहाँ बहुत कुछ मजेदार करती है, जिसके बाद वो केएल के साथ सभी इफ्स का इंटरव्यू लेने का प्लान बनाती है। भी अपने घर जाकर अपनी ड्राइंग बुक ले लेती है और हॉस्पिटल में आती है जहाँ वो अपने डेट को बताती है कि वो कुछ जरूरी काम कर रही है, इसीलिए वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। लेकिन जब भी हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तभी उसे बेंजामिन दिखता है जो बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। लेकिन अब बी के पास एक आइडिया आता है और वो बेंजामिन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फ्रेंड है, तो बेंजामिन उसे मना कर देता है। इसीलिए बी उसे पूछती है कि क्या तुम्हें एक इमरजेंसी फ्रेंड चाहिए, तो बेंजामिन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक फ्रेंड चाहिए था। इसीलिए अब भी केएल के साथ रिटायरमेंट होम में आ जाती है और सभी इफ्स का इंटरव्यू लेती है। इसके बाद बी और केएल सभी इफ्स को लेकर हॉस्पिटल में आती है जहाँ वो सभी इफ्स को एक एक करके बेंजामिन के सामने लेकर आती है, लेकिन बेंजामिन किसी को नहीं देख पाता, जिससे बी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि इफ्स को कोई भी नया बच्चा नहीं देख पा रहा था। अब भी रिटायरमेंट होम से बाहर आ रही थी तभी उसे लुइस मिलता है, इसीलिए अब भी लुइस के पास जाकर उसे कहती है कि हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। ये बात सुनकर लुइस भी से कहता है कि शायद इसका ये मतलब नहीं था कि सभी इफ्स को नए बच्चों की जरूरत है, क्योंकि सभी इफ्स अपने अपने बच्चों की इमेजिनेशन से बने हैं, इसीलिए शायद दूसरा बच्चा उन्हें इमेजिन नहीं कर सकता है। लुइस कहता है कि हर बच्चे को अपने इमरजेंसी फ्रेंड की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें भूल गए हैं और उन्हें याद दिलाने की जरूरत है जिससे वो फिर से अपने इफ को देख सकेंगे। लुइस की बात सुनकर बी में फिर से उम्मीद जाग जाती है और अब वो खुश होकर अपने घर जाती है जहाँ वो अपनी ग्रैंड माँ से बातें कर रही होती है और तभी ग्रैंड माँ बी को बताती है कि बचपन में वो एक डांसर थी और बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने डांस करना बंद कर दिया। अब ग्रैंड माँ बी को अपने बचपन का एक फोटो भी दिखाती है जिसमें वो डांस कर रही थी, लेकिन तभी बी को उस फोटो में ब्लॉसम दिख जाती है, जिसे देखकर भी समझ जाती है कि उसकी ग्रैंड माँ ही ब्लॉसम की फ्रेंड है जो अब उसे भूल चुकी है। इसीलिए बी केएल के घर में जाती है और ब्लॉसम से पूछती है कि क्या तुम मेरी ग्रैंड माँ की इफ हो, तो ब्लॉसम उसे सच्चाई बता देती है कि वो उसकी ग्रैंड माँ की ही फ्रेंड इफ थी, लेकिन अब ग्रैंड माँ मार्गरेट उसे नहीं देख पाती है। इसीलिए अब भी ब्लॉसम को लेकर अपने घर में आ जाती है जहाँ वो ग्रामोफोन में एक पुराना सॉन्ग चला देती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ को अपना बचपन का डांस याद दिलाना चाहती थी। बी सॉन्ग चलाकर छुप जाती है, जिसके
बाद मार्गरेट सॉन्ग को बंद करने के लिए आती है, लेकिन उसे बंद नहीं करती है और उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, इसीलिए वो डांस करने लग जाती है। और अब मार्गरेट के बचपन की यादें याद आने से उसे ब्लोस में भी याद आ जाती है, जिसे वो भूल गई थी, इसीलिए अब ब्लोस में चमकने लगती है और वो भी मार्गरेट की तरह डांस करने लगती है। अब मार्गरेट को ब्लोस में फिर से दिखने लग जाती है। अगले दिन भी कॉस्मो से ब्लू के फ्रेंड जेरेमी के बारे में रिसर्च करवाती है और फिर ब्लू को भी जेरेमी के पास लेकर जाती है। जेरेमी बहुत बड़ा हो चुका था और वो जॉब के इंटरव्यूज देने के लिए एक ऑफिस में आया था, जहाँ भी केल और ब्लू के साथ पहुंच जाती है और जेरेमी को उसके बचपन की बातें याद दिलाने के लिए उसके सामने क्रीम रोल खाती है, जिससे अब जेरेमी को अपना बचपन याद आ जाता है और अब वो भी ब्लू को देख सकता था। ब्लू अपने पुराने फ्रेंड को पाने के बाद बहुत खुश होता है और वो बी को गले से लगा लेता है। इसके बाद बी और केल फिर से रिटायरमेंट होम में जाते हैं, जहाँ सभी इर्स बी और केल के लिए तालियां बजाते हैं, जिसे देखकर बी और केल बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बी और केल अपने घर जाते हैं, जहाँ मार्गरेट घबराते हुए बी से कहती है कि तुम्हारे डेट के ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। मार्गरेट की बात सुनकर बी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर केल के पास चली जाती है, जहाँ केल उसे दिलासा देता है। बी केल से कहती है कि मैं अपने डेट को भी अपनी मॉम की तरह अलविदा नहीं कहना चाहती हूँ, इसीलिए अब केल बी से कहता है कि तुम अपने डेट को अलविदा कहने के बजाय उन्हें अपनी लिखी स्टोरी सुना देना। ये सुनकर बी को अच्छा लगता है और बी केल को गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद भी हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डेड अभी बेहोश हैं और उन्हें होश नहीं आ रहा था। बी के सभी इर्स फ्रेंड्स भी हॉस्पिटल में आ गए थे और अब बी अपने डेड के रूम में चली जाती है। बी अपने डेड से कहती है कि मेरी स्टोरी पूरी हो चुकी है और अब मैं उसे आपको सुनाना चाहती हूँ। बी अपने डेड को अपनी स्टोरी सुनाती है कि यह कहानी एक लड़की की है जो अपने डेड से बहुत प्यार करती है, लेकिन उस लड़की ने बड़े होने की बहुत कोशिश की और वो बड़ी हो गई, लेकिन वो कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपने डेड को कभी उससे दूर नहीं जाने देगी। ये कहकर भी रोने लग जाती है, लेकिन तभी उसके डेड को होश आ जाता है। वो अपने डेड से कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। अब बी के डेड भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो मरने से बच गए थे और अब वो अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते थे। बी बाहर आकर सभी को बताती है कि उसके डेड को होश आ गया और वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी को पता चलता है कि सभी इर्स हॉस्पिटल से चले गए थे, लेकिन असल में अभी को सभी इर्स दिखना बंद हो गए थे। अगले दिन भी केल के लिए गिफ्ट लेकर उसके गेट के बाहर जाती है, लेकिन वहाँ की मकान मालकिन बी के पास आती है और बी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बी उसे कहती है कि मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है और मैं उसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन अब मकान मालकिन बी से कहती है कि यहाँ तो कई सालों से कोई नहीं रहता है और अब मकान मालकिन उस रूम का गेट खोलकर बी को दिखाती है कि वो रूम खाली है और अंदर कोई नहीं है, जिसे देखकर बी बहुत उदास और हैरान हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बी के डेड हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और वो बी को अपने साथ अपने दूसरे घर में लेकर जाने लगते हैं, इसीलिए बी अपना सामान कार में रख रही होती है और तभी बी से उसकी बचपन की पेंटिंग नीचे गिर जाती है। बी अपनी पेंटिंग्स को देखती है, जिससे बी को अपना बनाया हुआ एक इमेजिनरी कैरेक्टर केल्विन दिखता है जो एक जोकर था। अब भी समझ आती है कि केल भी एक ईव था और वो उसी के बचपन का फ्रेंड था। पेंटिंग देखकर बी को केल्विन अच्छे से याद आ जाता है और अब भी फिर से उसी रूम में जाती है जहाँ केल्विन रहता था। वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी बी कहती है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें भूल गई थी और अब तुम्हें सोच रहे होंगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत है क्योंकि मुझे अभी भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि बड़े होने के बाद मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अब भी उस पेंटिंग को वहीं रखकर अपनी आंखें बंद करती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे केल और उसके सभी फ्रेंड्स दिखाई देने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर भी बहुत खुश होती है और वो केल को गले से लगा लेती है, जिससे अब केल बहुत खुश होता है और चमकने लग जाता है। इसके बाद हम बी को ग्रैंड माँ के घर से जाता हुआ देखते हैं, लेकिन अब ग्रैंड माँ को भी अपनी फ्रेंड से वापस मिल चुकी थी, इसीलिए वो भी बहुत खुश होती है और ब्लॉस में भी अपने फ्रेंड को पाकर बहुत खुश थी। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि केल अब सभी इर्स को उनके पुराने फ्रेंड से मिलवाने का काम करता है और सभी को उनके फ्रेंड से मिलवा देता है। वो सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।